Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए आज हम लोग फिल्ट्रेशन में एक नया पार्ट देखने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। बेसिकली हम लोग इस पार्ट में ये देखने वाले हैं कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो लिक्विड का फ्लो किस रेट से जब फिल्टर मीडिया से होकर गुजरेगा तो होगा, है ना, और किस रेट से फिल्ट्रेशन हो पाएगा, कितना फोर्स लगने वाला है और कौन सा वो बेसिक प्रिंसिपल है या रूल है जिसको ये है फॉलो करता है ना, जो फ्लो पैटर्न होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। हम लोग इसमें कुछ थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से रूल्स या नियम यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं या किस रूल को अपन देखकर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर मतलब जो फिल्टर मीडियम होगा, है ना, उससे होकर जब लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा, follows the basic rule that govern the flow of any liquid through the medium offering resistance। यानी कोई भी मीडियम होगा जिस हर एक मीडियम का एक रेजिस्टेंस होगा, तो ये वो बेसिक रूल है जिसको फॉलो करता है जब कोई लिक्विड उस मीडियम से या उस माध्यम से होकर गुजर रहा होता है जिससे हमको फिल्ट्रेशन करना है, उस फिल्टर मीडियम से होकर गुजर रहा है। तो हम रेट ऑफ फ्लो में बी एक्सप्रेस्ड एज, हम जो फ्लो का रेट होगा, जो लिक्विड जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं, या अगर वो लिक्विड फेज हो सकता है या वो सस्पेंशन हो सकता है या वो इमल्सन हो सकता है या कोई भी लिक्विड कंपाउंड हो सकता है जिसमें सॉलिड कंटेंट होगा और उसको हम फिल्टर कर रहे होंगे, तो जो फिल्ट्रेशन के समय उसका फ्लो रेट होगा कि किस रेट से वो उसके आर पार गुजर रहा है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर एक मीडिया अपना खुद का एक रेजिस्टेंस डालता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, है ना, वो एकदम तेजी से लिक्विड को गुजरने नहीं देगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उस पर कितना फोर्स लगाना है, तो क्या रेट से जाएगा, इस चीज के लिए हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए, रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। पहला इक्वेशन ये ध्यान दीजिएगा कि रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, the rate of filtration may be expressed as volume per unit time। मतलब हम जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, ये तो फ्लो के लिए हो गया, रेट ऑफ फ्लो किस रेट से हो रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें कि कितने देर में कितना वॉल्यूम फिल्टर होगा, तो हम उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं वॉल्यूम लीटर में, है ना, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना फिल्टर हुआ, तो उसको बोल देंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको अपन एक्सप्रेस करने के लिए dV अपॉन dt कर रहे हैं, है ना। dV मतलब जब बहुत कम थोड़े समय में टाइम ड्यूरेशन में देख रहे हैं तो, ठीक है, तो आपका dV अपॉन dt। द ड्राइविंग फोर्स इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ फिल्टर। देखो, अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है हमारा फिल्टर मीडियम है। ठीक है, ये जो है हमारा फिल्टर मीडियम है या फिल्टर मीडिया, ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसके बीच में ये थोड़ी सी स्लिट जैसी बनी हुई या कैपिलरीज बनी हुई है। अब बात आती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो जो प्रेशर, देखो, इधर हमारा मटेरियल है जिसको फिल्टर करना है, इधर मटेरियल है या वो लिक्विड है जिसको फिल्टर करना है। ठीक है, और इधर जो है फिल्टर होके आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट।
ठीक है, इधर जो फिल्टर होके आएगा उसको फिल्टर रेट बोलेंगे। तो लिक्विड मटेरियल जो पास होके आएगा, तो यहां पास इस मीडियम से ऊपर जो एक प्रेशर होगा, है ना, और इस मीडियम के नीचे जो प्रेशर होगा, तो ऊपर वाले को अप स्ट्रीम और नीचे वाले को डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इन दोनों प्रेशर में देखो, जब भी अक्रॉस मेम्ब्रेन प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो मेम्ब्रेन के पहले प्रेशर ज्यादा होता है और मेम्ब्रेन के बाद कम हो जाता है, क्योंकि ये जो फिल्टर मेम्ब्रेन का मतलब यहां पे फिल्टर मीडिया की बात की जा रही है ना, तो फिल्टर मीडिया कुछ थिकनेस तक होता है, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब ये रुकावट डालता है, जिसके कारण प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा होगा और यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वही उसका ड्राइविंग फोर्स होगा। मतलब अगर मैं मान लूं कि अगर हम सिर्फ यूनिट में बात करें कि मान लेते हैं यहां पे प्रेशर 100 में है और इसके बाद जो है प्रेशर यहां पे 10 है, तो 100 और 10 के बीच का डिफरेंस 90 हो गया, तो ये इसका प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस या ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं थ्योरीज को। तो प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द फिल्टर, द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। देखो ये रेजिस्टेंस होता है, यहां पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग कोई स्लरी या कोई सस्पेंशन, यानी कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल होगा और लिक्विड पार्टिकल होगा, उसको हम फिल्टर करने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। कि अगर मैं बोलूं कि अभी इसका रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस x मान लेते हैं, तो ये जो x है ये वेरिएबल है टाइम के साथ, याद रखना, फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, उसी की बात करते हैं। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिपोजिट ऑफ सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडियम। देखो क्या होगा, जब शुरुआत में हम फिल्टर करने वाले होंगे तो ये जो फिल्टर मीडिया है ना, इसका सरफेस पूरा खाली है, तो इसकी जो थिकनेस होगी मीडिया की सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होने लगेगा सॉलिड पार्टिकल इसके सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेगा, मतलब जमने लगेगा, एक केक बनाने लगेगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में इतना मोटा एक केक बन गया, तो देखो अब लेयर जो है फिल्टर मीडिया का लेयर जो है वो बढ़ रहा है। मान लेते हैं शुरुआत में इतना हो गया, तो इतना थिकनेस और बढ़ गया। अभी मान लो थोड़ी देर के बाद इतना और बढ़ गया, है ना, ये मोटाई बढ़ते जा रही है, फिल्टर मीडिया की मोटाई बढ़ती जा रही है। तो अब क्या हो गया, थिकनेस और बढ़ गया। तो जितना हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, या आप बोल सकते हैं फिल्टर मीडिया की थिकनेस बढ़ती जाएगी, ये जो पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल, ये खुद भी एक फिल्टर मीडिया का काम करने लगेगा, है ना। तो it increases with the increase in the deposition of solids on the filter medium, therefore filtration is not a steady state। यानी फिल्ट्रेशन जो है स्टेडी स्टेट नहीं है, कांस्टेंट रेट से नहीं होगा, रेट धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि ये जो रास्ते में और जो आके ये जमते जा रहा है लेयर, ये लेयर भी अपने कारण एक रेजिस्टेंस पैदा करेगा, रुकावट डालेगा आने वाले नए लिक्विड्स के लिए। तो ये हर बार ये थिकनेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सॉलिड का डिपॉजिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये थिकनेस बढ़ता जाएगा और रेट कम होता जाएगा। समझ में आया? इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। यहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि शुरुआत में रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय मिनिमम थिकनेस है यहां पास, क्योंकि सिर्फ फिल्टर मीडिया जो हमने अप्लाई किया था वही बस है। ठीक है, सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, है ना, जो शुरुआती तौर पे सिर्फ रेजिस्टेंस किसका होगा, मीडियम का। वंस द फिल्टर केक इज फॉर्म्ड, जब इसके ऊपर एक फिल्टर केक बन जाएगा, है ना, ये सॉलिड डिपॉजिट होने के कारण, ठीक है, इट्स सरफेस एक्ट एज फिल्टर मीडियम। तो ये इसका जो सरफेस होगा वो भी फिल्टर मीडियम जैसा बर्ताव करने लगा, बिहेव करने लगेगा। एंड सॉलिड कंटिन्यूअसली डिपोजिट एडिंग टू द थिकनेस ऑफ द केक। और ये जो सॉलिड आने वाला सॉलिड जमते जा रहा है वो लगातार इसके ऊपर एक लेयर डालते जा रहा है, केक के ऊपर एक थिकनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज रिलेटेड टू सेवरल फैक्टर्स एज मेंशन बिलो। देखो अभी हम लोग आगे इसके बाद बात करने वाले हैं। रेजिस्टेंस जो है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर पे। जैसे कि चलिए पहला तो रेट ऑफ ड्राइविंग जो है फ्लो, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेशर डिफरेंस, है ना,
P इनिशियल एंड P फाइनल। अगर मैं बोलूं इनिशियल का मतलब अप स्ट्रीम, इसको PU बोल देते हैं और इसको PD बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। तो प्रेशर डिफरेंस जो है ये ड्राइविंग फोर्स हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, इसकी जो थिकनेस वगैरह हो गई वो। अभी दूसरे तरीके से अगर हम बोले तो देखो प्रेशर अप स्ट्रीम, यहाँ पे वही चीज है, प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ड्राइविंग फोर्स। और लेंथ ऑफ कैपिलरीज, ये लेंथ ऑफ कैपिलरीज का मतलब ये हुआ, यहाँ पास हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि जो कुछ साइंटिस्ट ने इस जो फिल्टर मीडिया को एक बहुत सारे कैपिलरीज का बंडल मान लिया है कि इसमें बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, जैसा तुमको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है बहुत ही पतला पतला छेद होगा, तो उसको ये मान लिया गया कि ऊपर से नीचे तक एक कंटिन्यू पतली सी ट्यूब है और इसी ट्यूब से लिक्विड गुजर रहा है। तो एज्यूम किया गया है कि ये जो फिल्टर बेड होता है वो कई सारे कैपिलरीज से मिलकर बना है। तो इस कैपिलरी की लेंथ मतलब इसकी थिकनेस, यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो कैपिलरी की लेंथ कहलाएगी। समझ में आया बात? तो रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम, मतलब प्रेशर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कैपिलरीज। तो ये दो जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं, जो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा, देखो अभी हम लोग फिल्टर मीडिया को अप से डाउन की तरफ देख रहे थे, अभी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं कि फिल्टर मीडिया बीच में है, लेफ्ट साइड से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा अप स्ट्रीम प्रेशर होगा P1 और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रेशर जो होगा P2, यानी कि इधर से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है और ये फिल्टर मीडिया है और यहां से लेकर यहां तक फिल्टर मीडिया की थिकनेस हो गई, जिसको हमने ये L कहा है। L यहां से यहां तक की लेंथ हो गई, लेंथ या थिकनेस या कैपिलरी का लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहां पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए, पाउडर ऑफ ग्रेन्यूल बेड विजुअलाइज्ड एज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, मतलब अगर बहुत सारा पाउडर का एक बेड बना हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको बंडल ऑफ कैपिलरीज से एज्यूम किया जा रहा है कि बहुत सारे, जैसे एक कैपिलरी होता है, ऐसी इसके बगल में एक और कैपिलरी, इसके मतलब और कैपिलरी, ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज अगर आसपास रख देंगे तो बंडल ऑफ कैपिलरीज कहलाएगा। तो पाउडर बेड जो है एक्ट एज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, यहां पे ऐसा विजुअलाइज किया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है। अब यहां से जो अक्रॉस मेम्ब्रेन होगा, तो ये वाला जो एरिया होगा ये इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जहां से लिक्विड जा रहा होगा, कितने सरफेस से होकर गुजर रहा है। तो कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर विस्कोसिटी भी होगा, इधर फ्लो रेट होगा, मीटर क्यूब अपॉन यूनिट टाइम। मीटर क्यूब को अपन दूसरे टर्म में लीटर भी बोल सकते हैं, लीटर, 1 लीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब अपॉन यूनिट टाइम, फ्लो रेट, समझ में आई बात? तो देखो यहां पे सबसे पहला जो थ्योरी आ रहा है वो है पॉइस्यूलिस इक्वेशन, है ना। पॉइस्यूलिस इक्वेशन जो है, एक साइंटिस्ट है पॉइस्यूलिस, आपके सामने दिख रहे हैं साइंटिस्ट, ये पॉइस्यूली है ना। पॉइस्यूली जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक फिल्ट्रेशन के लिए एक थ्योरी दिया था और एक इक्वेशन दिया था, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो पॉइस्यूली कंसीडर दैट filtration is similar to the streamline flow of a liquid under pressure through capillaries, है ना। पॉइस्यूलीज इक्वेशन इज, सबसे पहले इन्होंने ही ये एज्यूम किया, ये समझाने की कोशिश की कि जो फिल्टर बेड होता है वो बहुत सारे कैपिलरीज के बंडल से बना हुआ है। तो अगर उसके लिए उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, ये जो प्रेशर डिफरेंस, अप स्ट्रीम प्रेशर, डाउन स्ट्रीम प्रेशर, लेंथ, फ्लो रेट, है ना, इसके लिए उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। उन्होंने क्या दिया? V इक्वल टू पाई डेल्टा P R के पावर 4 अपॉन 8L ईटा। ये क्या है? ईटा, ठीक है, समझ में आई बात? अब ये रिलेशन देखो इन्होंने कहां से निकाला, इन्होंने एज्यूम किया कैपिलरी, तो हमने ये एक कैपिलरी को इनलार्ज करके रखा है। तो देखो अगर हम लोग बोलें तो ये P जो हमारा P1 है, ये P2 है, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। प्रेशर ड्रॉप इसको बोलते हैं दूसरे टर्म में। रेजिस्टेंस जो इसके आर पर जाने वाला रेजिस्टेंस को R मेजर किया गया है, R रेजिस्टेंस माना गया है ना। रेजिस्टेंस कैपिटल R है, स्मॉल r रेडियस है, और ये जो है L, ये इसकी लेंथ हो गई एक एंड से दूसरे एंड तक, जो मैंने बता रखा है।
ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस है, कैपिलरी का रेडियस। ये जो स्मॉल आर है वो किसका रेडियस है, कैपिलरी का रेडियस है ना। और एफ क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो यहां से जा रहा है। समझ में आई बात। तो देखिए इन्होंने जो रिलेशनशिप दिया है v इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर के पावर 4 पूरे का अपॉन 8 एल एन। अब यहां पे v क्या है, v इज द रेट ऑफ फ्लो, v जो है रेट ऑफ फ्लो है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, कितना अमाउंट जो है लिक्विड एक यूनिट टाइम में पार हो जा रहा है। तो इसको मीटर क्यू अपॉन एस बोल सकते हैं, एस सेकंड के लिए होता है, या मीटर क्यू को हम लीटर अपॉन सेकंड बोल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर सेकंड या मीटर क्यू पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो। डेल्टा पी का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा पी मतलब जो हाई है और जो लो है उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, फिल्टर मीडिया में एक साइड कितना प्रेशर था, दूसरी तरफ कितना था, तो डिफरेंस कितना है, तो ये पास्कल में हो गया प्रेशर डिफरेंस। आज जो है रेडियस ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी का रेडियस है ये। हम लोग ये बहुत सारे कैपिलरी का यहां बंडल है, उसमें से एक कैपिलरी को एज्यूम कर रहे हैं यहां पास, ठीक है। हम यहां पे एक कैपिलरीज को यहां पे एज्यूम कर रहे हैं और ये इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ द कैपिलरी इन फिल्टर बेड, इसको मीटर में अपन देख रहे हैं, यूनिट मीटर हो गया। एल क्या है, थिकनेस, लेंथ, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक या कैपिलरी लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का जो था अक्रॉस मेम्ब्रेन जो थिकनेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल। तो ये लेंथ हो गया। एंड ईटा जो है विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, जो लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी कितनी है उसको हम ईटा से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो पास्कल सेकंड में इसका आपका यूनिट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया। देखो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ जो होता है वो थिकनेस है बेसिकली, और आप देख पा रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लो रेट के, यानी कि अगर थिकनेस बढ़ती जाएगी तो फ्लो रेट कम होता जाएगा। इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, थिकनेस बढ़ती जाएगी तो फ्लो रेट कम होता जाएगा। और दूसरा ईटा यानी कि विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी तो भी फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात। और ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर प्रेशर डिफरेंस बढ़ा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ा तो फ्लो रेट बढ़ेगा। रेडियस किसका बढ़ा, अगर रेडियस कैपिलरी का बढ़ा, ब्लड मतलब इसके अंदर जो कैपिलरीज दिख रहे हैं, जो हम एज्यूम कर रहे हैं जिन कैपिलरीज को, अगर वो ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। तो बेसिकली ये रिलेशन से हमको समझ में आ रहा है कि फ्लो रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर हमको विस्कोसिटी पता हो, हमको थिकनेस पता हो, हमको प्रेशर ग्रेडियंट पता हो, है ना, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो हम इससे फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइसलीज इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने क्या कहा है, इफ द केक इज कंपोज्ड ऑफ अ बल्की मास ऑफ पार्टिकल्स एंड द लिक्विड फ्लो थ्रू अ इंटरस्टिशिक, मतलब होता है करस्पॉन्डिंग टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैपिलरी ट्यूब, है ना, देन फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू दिस मे बी एक्सप्रेस्ड बाय पॉइसलीज इक्वेशन। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां बल्क में बहुत सारा पाउडर का मास पार्टिकल रखा हुआ है और वहां से अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखने का है ना। ये रिलेशन इसने क्या दिया था, देखो डेरिवेशन कहीं पर अपने हमको यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना, डेरिवेशन नहीं आने वाला, सिर्फ थियरीज पूछेगा तो आपको बस इतनी देना है, और इसमें क्या चीजें यहाँ पे किसको हम क्या चीज बता रहे हैं उनके बारे में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया पहला थ्योरी। दूसरा थ्योरी क्या कहता है, देखिए उन्होंने सारा का सारा जो बेड था उसको कैपिलरीज के बंडल के फॉर्म में एज्यूम किया, है ना। लेकिन अगला जो साइंटिस्ट आया डार्कीज इक्वेशन, हम लोग यहां डार्कीज की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये डार्कीज ने क्या कहा, पॉइंसिलस लॉ एज्यूम दैट कैपिलरी फाउंड इन फिल्टर केक हाईली इरेगुलर, है ना। इसने रिलेशन तो दिया था, बट उसने ये भी देखा कि जो कैपिलरीज होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब एकदम रेगुलर नहीं है, एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे कैपिलरीज अगर यूनिफॉर्म होगा
तो पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक एक ही ट्रांसफर सेक्शन होगा, यानी जो हम लोग आर बोल रहे हैं आर कांस्टेंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कैपिलरीज बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है इस तरीके से, है ना, कहीं पास चौड़ा होगा, कहीं पास पतला होगा, कहीं पास चौड़ा। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, इस वेरिएशन को सॉल्व किसने करने की कोशिश की है? डार्की ने, है ना। ये डार्की ने क्या किया देखो, देयरफॉर इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ द बेड, अगर इस तरीके से अगर हम देखें कि लेंथ जो था कैपिलरी का उसको थिकनेस ऑफ बेड अगर लिया जाए, तो अ करेक्शन फैक्टर फॉर रेडियस इज अप्लाइड। यहां पर रेडियस का करेक्शन फैक्टर आया, क्योंकि थ्रू आउट पूरे के पूरे बोला जाए कि जो बेड था उसमें कैपिलरी जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है, यहां का डायमीटर और यहां का डायमीटर सेम नहीं है, समझ में आई बात। और पूरी लंबाई में ये स्ट्रेट सीधा भी नहीं है, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा भी है। तो कैपिलरी इर्रेगुलर भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। तो अब क्या वो वाला नियम पूरी तरीके से फॉलो होगा, करेक्शन की जरूरत है। तो यहां पे इन्होंने क्या करेक्शन किया है देखो, करेक्शन फैक्टर फॉर रेडियस वाला करेक्शन फैक्टर डाला, किसने? डार्कीज ने, जो कि यहां पे था। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सो दैट द रेट इक्वेशन इज क्लोजली अप्रोक्सीमेट एंड सिंप्लीफाइड। अगर हमने रेडियस का करेक्शन फैक्टर डाल दिया तो ये जो अब जो इक्वेशन बनेगा वो ज्यादा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, ज्यादा क्लोजली अप्रोक्सीमेट होगा और सिंप्लीफाइड भी हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन इक्वेशन बाय डार्कीज। तो डार्की ने क्या किया देखो, इसमें जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, उन्होंने एक नया रिलेशन दिया, वो था V इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। इन्होंने ईटा एल जो है उसको तो रखा है सेम, उन्होंने डेल्टा पी भी सेम रखा है, उन्होंने बस क्या चेंज लाया है, एक के फैक्टर ले आया, ये कोएफिशिएंट है, और दूसरा एरिया, सरफेस एरिया। ये इन्होंने यहां पे जो रेडियस की बात की गई थी उस रेडियस को करेक्शन करके उन्होंने सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट यहां पे ले आया, समझ में आई बात। तो देखिए क्या क्या चेंज आ रहा है, ये जो रिलेशन है इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन है देखिए, V इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, ये अभी भी वही है रेट ऑफ फ्लो, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये वही है। डेल्टा पी वही प्रेशर डिफरेंस है, अगेन अक्रॉस द फिल्टर मीडिया के अक्रॉस एक तरफ से दूसरे तरफ तक। के जो है यहां पे उन्होंने एक नया लाया, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द केक, इन्होंने एक फैक्टर यहां पे ऐड किया, के फैक्टर। ये क्या है, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द केक, इसको मीटर स्क्वायर में, बेसिकली ये सरफेस एरिया का कांसेप्ट है ना। तो ये कोएफिशिएंट है, ए जो है सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड। इन्होंने क्या किया, जैसे वहां पे पोइसुलीज ने क्या किया था, रेडियस देखा था कैपिलरी का, है ना, इन्होंने रेडियस देखा था कैपिलरी का, लेकिन कैपिलरी इरेगुलर है तो रेडियस वेरिएबल है, इसलिए ये कंसेप्ट यहां पे ज्यादा करेक्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा फिल्टर बेड का सरफेस एरिया ले लिया जो बहुत सारे कैपिलरीज से मिला है, तो टोटल इसका सरफेस एरिया कितना बनता है वो उन्होंने उस पूरे सरफेस एरिया को ले लिया पोरस बेड का, जिसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज के बंडल रहे होंगे, तो उन्होंने अलग अलग कैपिलरी ना मान के क्या कर दिया, उन्होंने पूरा का पूरा सरफेस ही ले लिया जिसके अक्रॉस फिल्टर हो रहा है, समझ में आई बात। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड फिल्टर मीडियम का मीटर स्क्वायर में, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, और ये परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट है ये भी मीटर स्क्वायर में यूनिट होगा। थिकनेस अभी भी वही है, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक यानी कैपिलरी लेंथ, जितना एक साइड से दूसरे साइड तक था मीटर में। एंड विस्कोसिटी अगेन पास्कल सेकेंड, विस्कोसिटी ईटा से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो डार्कीज के इक्वेशन में क्या चेंज आ गया, रेडियस हट गया है ना, और उसके जगह पे के ए आ गया है, और बाकी जो वैल्यूज थे वो उन्होंने करेक्शन किए। तो द टर्म के डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केक। देखो ये जो के है ना, ये भी किस पे डिपेंड करने वाला है, केक के कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। सच एज पोरोसिटी, कि जो केक है वो कितना पोरस नेचर का है, कितना उसमें कैपिलरीज की डेंसिटी ज्यादा है या कम है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसका कितना है, एंड कंप्रेसिबिलिटी, उस पाउडर बेड को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उस पे ये के जो है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये के को कैलकुलेट करने का उन्होंने कोई तरीका दिया होगा, फिलहाल हमको सिर्फ यही चीज को यहां पे
बताना है, ज्यादा डेरिवेशन वगैरह शो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए परमिएबिलिटी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, परमिएबिलिटी में बी डिफाइंड quantitatively as the flow rate of liquid of unit viscosity across a unit area of cake having unit thickness under a pressure gradient of unit। देखो हर चीज को यूनिट में डाल दो, मतलब फ्लो रेट, एक यूनिट का फ्लो रेट अगर आ रहा है तो एक यूनिट विस्कोसिटी जो होगा वो भी 1 यूनिट होगा, है ना। यूनिट एरिया, यहां जो एरिया है इसको भी 1 यूनिट एरिया बोल दिया गया, ओके। और थिकनेस है उसको भी हमने 1 मान लिया, सब चीज को 1 मान लेंगे, अगर 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परमिएबिलिटी। समझ में आई बात। तो दिस मॉडल रिलेट्स नॉट ओनली टू फिल्टर बेड और केक बट ऑल्सो अप्लाइड टू अदर टाइप ऑफ डेप्थ फिल्टर। बेसिकली डेप्थ फिल्टर हम लोगों ने जब बात किया था ना कि मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, सरफेस से सीधा निकल जाता है, और डेप्थ फिल्टर में क्या होता है, इसके अंदर ऐसा अलग अलग कैपिलरीज होता है बहुत सारा, जिसमें से होकर लिक्विड गुजरता है, तो उसको डेप्थ फिल्टर बोलते हैं, अंदर तक से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जितने भी टाइप के डेप्थ फिल्टर होंगे वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। डार्कीज इक्वेशन, ठीक है। डार्कीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू सैंड, मतलब अगर रेत के बेड से होकर गुजर रहा है या ग्लास बीड्स के बेड से होकर कोई फिल्ट्रेशन हो रहा है, या वेरियस पोरस मीडिया, कोई भी पोरस नेचर वाले मीडियम से अक्रॉस अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां डार्कीज इक्वेशन एप्लीकेबल है। डार्कीज इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के बाय कोजनी कारमैन अब एक नया साइंटिस्ट था जिसने के में कुछ सुधार किया। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है के में, उसमें कुछ उसने बदलाव किया, यानी फर्दर इसमें कुछ कमी रही है, जिसको अगला जो साइंटिस्ट है ना, कोजनी कारमैन, उसने और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं अगला जो थ्योरी है। देखो कोजनी कारमैन इसने क्या किया, इसने क्या बदलाव किया है। देखो पॉइसलीज इक्वेशन इज मेड एप्लीकेबल टू पोरस बेड बेस्ड ऑन कैपिलरीज टाइप स्ट्रक्चर बाय इंक्लूडिंग एडिशनल parameters, thus the resultant equation which is widely used for filtration is Kozni-Karman equation। अब देखो ये जो पहला जो बेस तो यही था जिस पे हम इन लोगों ने सब मॉडिफाई किया। अब इन्होंने एक नया रिलेशनशिप दिया, v इक्वल टू a अपॉन ईटा एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू एप्सलम क्यू अपॉन एल माइनस एप्सलम का होल स्क्वायर। इन्होंने ये नया एक रिलेशनशिप दिया, किन्होंने, कोजनी कारमैन ने, है ना। अब इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया, देखो पहले इसमें देखते हैं इस फॉर्मूला में या इस रिलेशनशिप में क्या क्या जो सिंबल है वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो देखो एप्सिलॉन जो है पोरोसिटी के लिए यूज हो रहा है, पोरोसिटी ऑफ द केक की पोरोसिटी के लिए यूज हो रहा है। वहां पे उन्होंने सीधे सरफेस एरिया ले लिया था और जो उन्होंने के दिया था, कोएफिशिएंट दिया था, उस कोएफिशिएंट को और सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से अलग से पोरोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ले आया। तो पोरोसिटी ऑफ द केक इज एप्सिलॉन। एस क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब एक बोल सकते हैं यूनिट में जब होगा तो उसको स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स कंपेराइजिंग, यानी जो इसमें शामिल हो रहा है। द केक में जो पार्टिकल है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये एस है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया। फिर देखिए जिसको अपन मीटर, सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर में करेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। इसके अलावा देखिए के, ये है कोजनी कांस्टेंट, इन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया है। ये जो के है ये कौन सा के है, कोजनी कांस्टेंट। वी जो है रेट ऑफ फ्लो, जो कि पहले भी था वही, वॉल्यूम लिक्विड फ्लो इन यूनिट टाइम। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस, अभी भी वही है। ए जो है सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड, ये जो ए है सरफेस एरिया पोरस बेड का है, और ये जो एस है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया उस पार्टिकल का है जिससे ये बेड बन रहा है ना। किसका सरफेस एरिया है ये एस, उस पार्टिकल का जिससे ये बहुत सारे पार्टिकल से जो बेड बना है, जैसे तुमको यहां पे नजर आ रहा है,
तो इन सब पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हुआ, ए जो है वो यहां से यहां क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया हुआ, लेकिन इन सभी पार्टिकल्स के बीच में जो पोरस नेचर के कारण इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, वो एस होगा। ठीक है, एल जो होगा अभी भी थिकनेस होगा फिल्टर केक का मीटर में, एंड विस्कोसिटी अभी भी वही विस्कोसिटी है। ठीक है, तो यहां पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया जुड़ गया और यहां पे पोरोसिटी जुड़ गया, ये दो चीज यहां पे ऐड हो गया। ठीक है, और एक नया रिलेशनशिप आ गया जिसको कोजनी मतलब कारमेन ने दिया है। तो द कोजनी कांस्टेंट इज यूजुअली टेकन एज 5। जनरली ये जो पूरा का पूरा लिया गया है, ये कोजनी कांस्टेंट यानी कि के जो है इसको ज्यादातर क्या लिया जाता है, 5, वैल्यू 5 ले लिया जाता है। उसके पीछे कुछ फैक्ट होगा बट फिलहाल हम लोग को उसको नहीं समझना। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द केक ऑन फ्लो रेट कैन बी एप्रिसिएटेड फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। ये जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द केक ऑफ द फ्लो रेट, ये सब कहां से आ रहा है, इक्वेशन 1। सिंस द फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन क्यू अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, है ना। सॉरी ये एल है सर, है ना, या 1 है, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे ना, ये 1 माइनस होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। तो क्योंकि स्मॉल एल का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे ये 1 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये जो रिलेशन है ना, इसी रिलेशन के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया कोजनी कांस्टेंट आया है। एंड अ 10% चेंज इन पोरोसिटी, यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि अगर पोरोसिटी में 10% का चेंज आए, a 10% change in porosity can produce almost 3-fold change in filtration rate। अगर पोरोसिटी में 10% का चेंज आएगा तो फिल्ट्रेशन रेट में 3 गुना चेंज आने वाला है, 3 गुना। 3 फोल्ड्स का मतलब होता है 3 गुना। समझ में आई बात। तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ कोजेंस कार्मेन इक्वेशन, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी। तो कोजेंस कार्मेन इक्वेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट डेप्थ ऑफ द granular bed is lesser than the actual path traveled by the fluid, है ना। तो देखो यहां पास भी कुछ कमी है। अगर आप देखोगे तो यहां से हम यहां तक को L मान ले रहे हैं, यहां से यहां तक को L मान ले रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक को हम L मान ले रहे हैं। तो ये तो फॉर्मूला में सब जगह दिया जा रहा है, थिकनेस ऑफ बेड, बट एक्चुअल पाथ जो होता है, हम लोग यहां बात कर रहे हैं एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड क्या एक्चुअली इतनी ही लेंथ को ट्रेवल करके आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये पूरा का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है ना। पूरा रास्ता जो है ये कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, टॉर्चुअस है, टॉर्चुअस मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ये सीधा रास्ते से नहीं गुजर के आ रहा है। ऐसे ये आप देख पा रहे हो अलग अलग रास्ता, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तीनों को देखोगे तीनों अलग अलग तरीके के रास्ते से गुजर के आ रहे हैं। हालांकि कैपिलरी वेरिएशन को सुधार दिया गया है ना, और जो कैपिलरी का जो रेडियस का जो था करेक्शन कर दिया गया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया पोरोसिटी कंसेप्ट ऐड कर दिया गया, बट फिर भी यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि थिकनेस इतना ही है, मतलब लिक्विड यहां से यहां तक आ रहा है, जबकि एक्चुअली लिक्विड ऐसे गोल गोल घूम के आ रहा है, तो इसका लेंथ बढ़ गया। तो एक्चुअल पाथ इज नॉट स्ट्रेट, ये चीज याद रखना कि एक्चुअल पाथ जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। ओके, अगर स्ट्रेट नहीं होता तो थ्रू आउट द वे, बट इट इज कैसा होता है, सिन्योसस या टॉर्चुअस, टेढ़ा मेढ़ा या लहरदार हो सकता है। ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। ये 3 थियरीज हैं फिल्ट्रेशन में जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आए, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको कोई भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कराने की, ठीक है, जब भी मैं फ्री होता हूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।